हेलो दोस्तों, पीसीएम क्वेश्चन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग पीसीएम क्वेश्चन सेंटर पर हैं। सबसे पहले यहाँ आपको ये समझनी है कि यहाँ हम लोग क्लास ट्वेल्थ के केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है बउआ, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। और अगर इसको आप देख लेते हैं तो निश्चित ही आपको 10 नंबर का क्वेश्चन इससे कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 10 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ पर, या 10 क्वेश्चन आपको इससे लड़ेगा ही लड़ेगा, निश्चित आने वाला है। तो इसको शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप अभी तक आप लोग नहीं किए हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। और यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, एकदम अति मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो एकदम महत्वपूर्ण उसमें से है कि निम्न में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या किसका होता है ये आपको बतानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आपको क्या करना है, पेन पेपर लीजिए, लेके बैठना है और इसको टोटल एक कॉपी में है ना, इसको नोट कर लेना है। तो चलिए जल्दी से पहले आप क्या कीजिए, इसका आंसर दीजिए। क्या रहेगा, सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या किसका रहेगा। यहाँ पर आपको दिया गया है स्कैडियम है, आयरन है, जिंक है और एमएन है। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या वाला आपको इसमें कौन नजर आ रहा है, स्कैडियम है, आयरन है, जिंक है और एमएन है। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाला तत्व आपका कौन सा है ये आपको बतानी है। चलिए सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या किसका रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। ये नहीं होगा बउआ, ये आपका बिल्कुल नहीं, स्कैडियम बिल्कुल नहीं होगा, स्कैडियम नहीं होगा बउआ बिल्कुल। जिसका एमएन आ रहा है वो सब लोग सही हो। एमएन आप लोग सुने हो कि एमएन 7+ तक जाता है ना, तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या आपका एमएन दर्शाता है। ये ध्यान रखिएगा, एमएन होता है आपका आंसर। इसमें क्या रह जाएगा, एमएन रहेगा। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको ध्यान रखो। जो भी क्वेश्चन इसमें आपको आज बता रहे हैं सारा का सारा आपको इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा एमएन। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अमोनिया को निम्न में या निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है ना। अमोनिया ड्राइड बाई, किसके द्वारा इसको ड्राई करते हैं, शुष्क करते हैं। अमोनिया आप लोग सुने हुए, अमोनिया गैस NH3 होता है, तो इसको शुष्क किसके द्वारा करते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। चलिए ऑप्शन में आपको देख लीजिए, पहला CO कैल्शियम का ऑक्साइड है ना, P4O10 है, कंसनट्रेटेड H2SO4 है और CaCl2 है। तक कौन सा ऐसा इसमें सब्सटेंस है जिसके द्वारा हम लोग अमोनिया को ड्राई करते हैं, अमोनिया को शुष्क किया जाता है। तो अमोनिया को ड्राई किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बतानी है। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप बताइए, अमोनिया को शुष्क किसके द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमोनिया को शुष्क किसके द्वारा किया जाता है। आज के वीडियो का एकदम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपका है भगवान, जो है ना बार बार रिपीट करता है। तो चलिए जल्दी से आप बताइए क्या रहेगा आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ है ना, यहाँ पर दिया कैल्शियम का ऑक्साइड होना चाहिए, P4O10 होना चाहिए, H2SO4 होना चाहिए या CaCl2 होना चाहिए, क्या रहेगा। चलिए अगर आप जानते हैं तब ठीक है, नहीं तो आप इसको ध्यान रखिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, अमोनिया को ड्राई करने के लिए CO का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा किसी का भी प्रयोग किया तो अमोनिया जाकर ड्राई नहीं होगा, उससे रिएक्शन कर जाएगा। तो इसमें आंसर आपका क्या आ जाएगा, CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ऑक्सीजन का आयनन विभव लगभग किसके, तो है ना इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में आप सुने भी होंगे कि ऑक्सीजन का आयनन विभव है ना, ऑक्सीजन का आयनन विभव उसके आयनन विभव के बराबर होता है। मतलब किसके आयनन विभव के बराबर होता है ये कहना चाहता है कि ऑक्सीजन का जो आयनन विभव होता है बउआ, ऑक्सीजन का आयनन विभव, इस ऑक्सीजन का आयनन विभव और किसके है ना आयनन विभव के बराबर होता है, ये आपको बतानी है। चलिए जल्दी से आप बताइए कि ऑक्सीजन का आयनन विभव किसके और आयनन विभव के बराबर रहेगा। ऑप्शन दिया गया, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जेनॉन है। तो ऑक्सीजन और किसका आयनन विभव लगभग आपस में बराबर होता है ये बताइए जल्दी से। बिल्कुल जिसका जेनॉन आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो, नहीं एक का 1170 और दूसरे का 1175 होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का आयनन विभव जो होता है वो इस जेनॉन के आयनन विभव के लगभग बराबर होता है। आप सुने भी होंगे कि जेनॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और ऑक्सीजन के साथ भी भाग लेता है। तो ऑक्सीजन के साथ भाग काहे लेता है, क्योंकि दोनों का आयनन विभव आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए ऑक्सीजन का आयनन विभव और जेनॉन का आयनन विभव आपस में समान होता है, आपस में बराबर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। याद रहेगा, ऑक्सीजन का आयनन विभव और जेनॉन का आयनन विभव आपस में बराबर होता है। चलिए
अगला क्वेश्चन को चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हाँ, ये भी एक पिछला वाला वीडियो में भी इसको डिस्कस किए हैं। अगर आप पीछे के वीडियो नहीं देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। चल यहाँ देखिए क्या है, निकेल है ना, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या बताना है। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है ना। ऐसा क्वेश्चन क्या डायरेक्ट आपको इस है ना सेम क्वेश्चन रहता है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या बताइए। यहाँ पर जो कंपाउंड दिया गया है NiCO4, उसमें इस NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या आपको बतानी है। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, अगर पीछे के वीडियो देखें तो ये आपको याद होना भी चाहिए, है ना। जल्दी से बताइए, 4 रहेगा, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, क्या रहेगा। चलिए जल्दी से बताइए। NiCO4 है, बिल्कुल। जिसका 0 है सभी लोग सही हो। देखिए इसमें है क्या, जैसे निकेल है तो निकेल का X मान लेते हैं, और यहाँ CO न्यूट्रल होता है बउआ, उदासीन होता है, तो उदासीन मतलब इसका कितना 0 ले लेंगे। और 4 को है तो 4 से गुना कर दे और बराबर, इस पर कोई आवेश नहीं है तो 0। जब इसको हल करेंगे तो 0 हो जाएगा, गुना हो गए, टोटल 0 हो जाएगा, उधर जाकर भी 0 रहेगा, तो X बराबर आपका 0 ही ना आवेगा। तो ध्यान रखना है कि NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। एकदम इस बात को ध्यान रखो, NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो आपका इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा वो बताओ। यहाँ पर अगर आपका आंसर पूछा जाए तो आंसर आपका 0 रहेगा। NiCO4 में निकेल जो होता है, इस निकेल का ऑक्सीकरण संख्या आपका 0 रहेगा। बात क्लियर है। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण संख्या 0, एकदम इस बात को ध्यान रखिए, पूछने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये भी कई बार रिपीट किया है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी ये पूछा गया क्वेश्चन है और 2-3 बार रिपीट भी किया है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान ही रखना है इसको। और इस तरह के क्वेश्चन आपको है ना समझना भी है। कहा गया K4, यहाँ देखिए लिखा गया K4 है, ब्रैकेट दिया गया है, बड़ी ब्रैकेट दिया गया है। इसके बाद एफिशिएंसी 6 है, 6 गो, और कह रहा है कि क्या है, डबल सॉल्ट है, जटिल लवण है, अम्ल है, भस्म है, क्या होता है आपको बताना है। चलिए अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो इसका आंसर बड़ी जल्दी में आप दे दीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए क्या है वो आपको बताना है। डबल सॉल्ट है, जटिल लवण है, जटिल लवण मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अम्ल है और भस्म है, क्या ये होता है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर जल्दी से आप लोग को बताना है बुआ, क्या होगा। चलो जिसका इसका है ना जटिल लवण आ रहा है बुआ, बी आ रहा है जिसका, इसका सभी लोग सही हो। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि किसी यौगिक में बड़ा वाला इसे ब्रैकेट में थोड़ा दिखाई देते है ना, कोमला बउआ बड़ा वाला, इसमें देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ दिया है, बड़ी ब्रैकेट दिया था। अगर बड़ी ब्रैकेट आपको दिखाई दे देता है तो हमेशा जटिल यौगिक होता है, ध्यान रखना है ना। यदि किसी यौगिक में, यदि कोई यौगिक आपको लिख के दे दिया है, उसमें आपको बड़ी ब्रैकेट दिखा देता है, दोनों पर से, इधर से भी घिरा हुआ, इधर से भी घिरा हुआ, अगर ऐसा कभी कंडीशन आपको दे दिया जाए तो आप समझ जाइए कि दिया गया यौगिक आपका क्या है, जटिल यौगिक है, अगर बड़ी ब्रैकेट दे देता है तब। अगर पेन पेपर आप लेके आए हैं तो उसमें लिख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए कि यदि किसी यौगिक में बड़ी ब्रैकेट उपस्थित हो, ये वाला बड़ी ब्रैकेट उपस्थित हो, तो वह जटिल लवण होता है, एकदम ध्यान रखिएगा, जटिल लवण होता है। यदि किसी यौगिक में बड़ी ब्रैकेट उपस्थित हो तो वह जटिल लवण होता है, एकदम इसको लिख लीजिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट में से है, ऐसा एक क्वेश्चन पूछता ही है लगभग। चलिए हो गया, तो क्या हो गया आपका, ये जटिल लवण आपका हो गया है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, यहाँ देख लीजिए, ये आपका जटिल लवण हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया यहाँ पर। हाँ, ये कहा गया पोटास एलम, जिसको हम लोग फिटकिरी बोलते हैं, तो यहाँ पर फिटकिरी का आपको सूत्र दिया गया, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, इसको ध्यान रखना है। जटिल लवण एक ही होता है ना, द्विक लवण दो होता है, एक जटिल लवण होता है, एक द्विक लवण होता है, और दोनों आपके सिलेबस में है, एक जटिल लवण होता है, एक द्विक लवण होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि ये है, देख लीजिए यहाँ पर इतना सारा दिया है ना, K2SO4 है, Al3SO4 होल थ्राइस है, 24 को H2O दिया गया है। तो फिटकिरी का ये सूत्र है, तब बताना है कि फिटकिरी का ये सूत्र क्या है ना, द्विक लवण है, जटिल यौगिक है, समान लवण है, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से आपको बताना है। आप दिमाग लगाइए, सबसे पहला चीज़ तो जटिल लवण होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अभी आपको पीछे बता रहे थे कि जटिल लवण वो उबला होता है, मतलब उस तरह के कंपाउंड को कहते हैं जेकरा में बड़ी ब्रैकेट होना चाहिए, कहीं इसमें कोई बड़ी ब्रैकेट आपको नहीं दिया है, तो जटिल लवण तो आपको होगा ही नहीं, ये जटिल लवण नहीं रहेगा। ये देखिए बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है बुआ, तो कभी साधारण आपका नहीं रहेगा। यहाँ आप समझ लीजिए क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये जो है एगो यहाँ K2SO4 एक यहाँ दिया है लवण, और Al2SO है ना, SO4 एक यहाँ दिया है, तो दो गो दे दिया है ना बउआ, तो दो गो अलग अलग है ना, दो अलग अलग जो चीज़ें था उसको एक बना दिया है। तो वो सर जल, तो जल कोई लवण नहीं होता है बउआ, जल आपका उदासीन होता है
है ना। जल आपका लवण नहीं होता, जल उदासीन होता है, न अम्ल है, न क्षार है, न लवण है, जल उदासीन होता है। इसका पीएच वैल्यू 7 आप लोग जानते होंगे। तो ध्यान आपको रखना है कि यहाँ 2 को दिया गया है, तो इसको द्विक लवण हम लोग कहेंगे। दो को लवण दिया गया है तो द्विक लवण। जल को नहीं, आप कहोगे सर जल तो दिया है तो त्रिक लवण कहने का दिए हैं, 3 को है, जल लवण नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है बउआ कि इसको बड़ी ब्रैकेट नहीं दिया है और 2 को इस तरह से दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, द्विक लवण कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, द्विलवण कहिए या द्विक लवण कहिए, द्विलवण जो आपको लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका द्विलवण हो जाएगा। फिटकरी क्या होता है बउआ, K2SO4 Al3SO4 होल थ्राइस है, और इसके बाद 24 H2O दिया है, 24 को H2O दिया है, तो आपका क्या होता है, द्विक लवण होगा, ठीक है, द्विलवण होगा। ठीक है, वीडियो को देखिए आप लोग, लाइक कर दीजिए वीडियो को और इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है और इसको दोस्तों के साथ, जितना भी आप लोगों को ग्रुप है तो उस ग्रुप में इसको आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ बुआ, चलो अगला क्वेश्चन, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1000 बार पूछा गया है, आपको कई बार क्वेश्चन आया है, तब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये भी आपका एक है। ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए, पहले कहा गया कि हेमोग्लोबिन संकुल लवण है। मतलब हेमोग्लोबिन जो होता है उसमें क्या वास्तव में कहना चाहता है कि हेमोग्लोबिन में उसमें आयरन होता है कि Mg होता है कि CO होता है कि कॉपर होता है, आपको ये बताना है कि हेमोग्लोबिन में क्या होता है, जल्दी से बताइए। हेमोग्लोबिन में इसमें से कौन रहेगा, Fe होगा, Mg होगा, CO होगा, Cu होगा, कौन सा धातु रहता है आपको बताना है। चलिए, हेमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है बउआ, जल्दी से बताओ। आयरन रहेगा, Mg रहेगा, CO रहेगा, कॉपर रहेगा हेमोग्लोबिन में। चलिए, जिसका इसका आयरन आ रहा है सभी लोग सही हो। आयरन, देखिए आपको पूछा भी है क्वेश्चन कि बताइए हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है, ये अलग से आपको पूछता भी है। तो आपको ध्यान रखना है, हेमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है, Fe उपस्थित होता है। हेमोग्लोबिन में कौन रहता है बउआ, Fe उपस्थित। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था कि हेमोग्लोबिन में कौन सा धातु उपस्थित, वहाँ ऑप्शन आपको नहीं दिया था। एक ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि हेमोग्लोबिन संकुल लवण है, किसका है, तो आयरन का होता है। ध्यान रखना, उसमें आयरन रहता है। हेमोग्लोबिन में कौन रहता है बउआ, आयरन। एकदम इस बात को ध्यान रखिए कि हेमोग्लोबिन में होता है आयरन। अगला क्वेश्चन को चलो, निम्नलिखित में कौन ऋणात्मक लिगेंड है ना, निगेटिव लिगेंड इसमें कौन होता है जी आपको बताना है। ऋणात्मक कौन इसमें है, जल्दी से बताइए। ऋणात्मक लिगेंड कौन है, कौन सा लिगेंड है जो आपका है ना ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक निगेटिव है। चलिए, NH3 होता है कि CO होना चाहिए कि Fe- होना चाहिए या इथिलीन डाइएमीन होना चाहिए, जल्दी से बताइए। ऋणात्मक लिगेंड कौन है, ऋणात्मक लिगेंड कौन रहेगा, कौन वाला लिगेंड वहाँ पर माइनस में चार्ज होता है, ऋणात्मक रहेगा। जल्दी से आप इसका आंसर बता सकते हैं। ऋणात्मक लिगेंड आपका कौन वाला होने वाला है बउआ, ऋणात्मक लिगेंड कौन रहेगा, जल्दी से बताइए। ऋणात्मक लिगेंड कौन सा है। चलिए, हाँ बिल्कुल, F- जिसका इसका आ रहा है सभी लोग सही हो। F- इसका आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, NH3 और CO दोनों धनात्मक आपका लिगेंड होता है। NH3 और CO बोथ आर, सॉरी धनात्मक नहीं, न्यूट्रल उदासीन होता है बउआ। तीनों F को छोड़ के ये सी है ना, NH3 CO और इथिलीन डाइएमीन, तीनों का तीनों बउआ, 2 गो ऊपरे से ये दोनों देख रहे हो, आएगो नीचे इथिलीन डाइएमीन, तीनों आपका उदासीन लिगेंड होता है, उदासीन रहता है। और F- आपका ऋणात्मक होता है, तीनों आपका उदासीन होता है, उदासीन बोल रहे हैं ध्यान रखना, उदासीन तीनों होता है। NH3 है, जल है, CO है, इथिलीन डाइएमीन है, सबके सब आपका उदासीन होता है। और जो यहाँ पर बउआ F- दिया गया है आपका ऋणात्मक लिगेंड होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन में कहाँ गया बुआ, हाँ ये आपका अगला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु, एक बात यहाँ ध्यान रखिए, एक बात ध्यान रखो, कौन सा धातु बोला है, धातु, धातु की बात क्या है, साधारण तापक्रम पर द्रव होता है ना, साधारण तापमान पर द्रवीय अवस्था में होता है या द्रव होता है। तो कौन ऐसा धातु है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, इस नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रवीय अवस्था में होता है। धातु आपको चाहिए, धातु की बात नहीं किया है, धातु। चलो, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया, आप ऑप्शन पहले देख लीजिए। जिंक होता है, पारा होता है, है ना, ब्रोमीन होता है, जल होता है। तो जल तो धातु है ही नहीं, जल आपका धातु नहीं है। ब्रोमीन भी आपका धातु होता है बउआ, वो भी नहीं है। तो जिंक और पारा, अच्छा पारा आप और जिंक, यहाँ 2 को बच गया, तो आप जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सा रहेगा, कौन सा ऐसा धातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रवीय अवस्था में होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। बड़ी आसान है, पढ़े भी होंगे आप लोग। जल्दी से आपको आंसर कमेंट करना है, इसका क्या आंसर रहेगा, आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। हाँ, जिसका इसका बी आ रहा, पारा आ रहा, सभी लोग सही है। ध्यान रखो, देखिए पारा कहाँ होता है वो, थर्मामीटर में, थर्मामीटर आप लोग देखे होंगे, तो इसी में पारा रहता है, नहीं थर्मामीटर में ही पारा रहता है। तो कौन अवस्था में रहता है, द्रवीय अवस्था में। और पारा आपका धातु होता है,
एक बात यहाँ देखिए, आपको नोट में लिखना क्या है, 2 पॉइंट आपको लिख लेना है पहले नोट में, उसके बाद आगे बढ़ना है। क्या कि अगर आपको कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव्य अवस्था में होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, पारा आपका आंसर होगा। क्या रहेगा, पारा। लेकिन बउआ अगर यहाँ पर कौन सा धातु न पूछ के कौन सा अधातु पूछे, तो अधातु में आपका ब्रोमीन होगा, अधातु में ब्रोमीन। ध्यान रहेगा। अगर कहा जाए कि कौन सा धातु द्रव्य अवस्था में है, तब पारा आप ध्यान रखो, कौन सा अधातु द्रव्य अवस्था में है, तब ब्रोमीन ध्यान रखो। क्लियर है। चलिए इसको पहले कॉपी में आप नोट में लिख लीजिए। तो कॉपी में अगर है कॉपी तो आप लिख लीजिए नोट में कि लिखिए पारा एक धातु है, लिख लीजिए उसमें पारा एक धातु है जो, पारा एक धातु है, Hg होता है, पारा एक धातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में होता है। पारा एक धातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में होता है। पारा एक धातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में होता है। हो गया है। और लिख लीजिए अगला, ब्रोमीन एक अधातु है, ब्रोमीन Br, ब्रोमीन एक अधातु है, ब्रोमीन लिखना बुआ, ब्रोमीन, ब्रोमीन एक अधातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में होता है। ब्रोमीन एक अधातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में होता है। ध्यान रहेगा, ब्रोमीन एक अधातु है जो साधारण तापक्रम पर द्रव्य अवस्था। तो चलिए धातु पूछा है तो धातु में आपका आंसर क्या आ जाएगा बुआ, पारा। अगर अधातु पूछता तो आपका आंसर आता ब्रोमीन। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका आंसर पारा हो जाएगा। ये क्लियर हो गया है। तो चलो अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, लेंथेना है ना, लेंथेनॉइड संकुचन का तात्पर्य क्या है। लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा गया है कि लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन के मतलब क्या है। आप लोग पढ़े होंगे लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन, लेंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन, एक्टिनॉइड कंस्ट्रक्शन, लेंथेनॉइड संकुचन है ना, एक्टिनॉइड संकुचन। तो इसका क्या तात्पर्य है, उसके घनत्व में कमी हो जाता है। अगर लेंथेनॉइड संकुचन हो ना तो उसके घनत्व में कमी होगा, द्रव्यमान में कमी होगा, है ना, आयनिक त्रिज्या में कमी होना चाहिए। या आपको एक और दिया गया है रेडियो एक्टिविता, है ना, रेडियो एक्टिविता में कमी होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए लेंथेनॉइड संकुचन में क्या होता है। पहले आंसर कमेंट करो, इसके बाद इसका आंसर बताते हैं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो तो बुआ क्या रहेगा, लेंथेनॉइड संकुचन में क्या होता है, लेंथेनॉइड संकुचन में किस में कमी आता है। ये पूछता है क्वेश्चन बुआ, निश्चित ही पूछता है क्वेश्चन, है ना। ये ब्लॉक एलिमेंट में यही एक क्वेश्चन है जो आपको रिपीट करता है। चलिए लेंथेनॉइड संकुचन, जिसका भी आयनिक त्रिज्या है, सभी लोग सही हो, आयनिक त्रिज्या में कमी। संकुचन मतलब कुछ होता है ना कि सिकुड़ जाना, जैसे इतना को है ना, तो संकुचित होना मतलब सिकुड़ के अंदर की ओर चल जाना। तो एक बार बताओ, ऐसे अभी गोल है, एक त्रिज्या कुछ रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपका ऐसे गोल है, और गोल है बउआ, और मान लीजिए कि इसका त्रिज्या कुछ यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ से ये इसका त्रिज्या है। तो जब इस संकुचित आपका ये वाला होगा, संकुचित जब ये अंदर की ओर जाएगा तो अगर त्रिज्या घटबे ना करेगा, इतना हुआ था त्रिज्या घट जाएगा, तो इसके आयनिक त्रिज्या घटता है, वो आयनिक त्रिज्या में कमी आता है। तो जब संकुचन होता है, इस सिकुड़ता है टोटल चीज बा, तो जैसे सिकुड़ेगा ना तो समझिए कि उसके त्रिज्या में कमी आ जाएगा। तो आयनिक त्रिज्या में कमी, याद रहेगा सबको। हाँ बिल्कुल ठीक है, आयनिक त्रिज्या में इसका कमी आ जाएगा बुआ। कौन सा रहेगा, आयनिक त्रिज्या में कमी। तो इसमें कौन कौन सा, एक और क्वेश्चन आपको पूछता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए क्या क्या बता रहे हैं। एक तो होता है कि Mn3+, 3+ वाला ऑक्सीकरण संख्या अस्थायी होता है, चाहे तो 3+ वाला जो ऑक्सीकरण संख्या वाला में कमी आएगा, और चाहे परमाणु में कमी आएगा। दो चीज़ें, परमाणु में चाहे कमी आएगा या तो Mn3+ में कमी आएगा। ये आगे के क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। आगे एक ऐसा क्वेश्चन आपको दिए हैं, दोनों क्वेश्चन पूछा है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, आगे एक और क्वेश्चन है वो भी आपको पूछता है। अब अभी केवल ये ध्यान रखिए कि लेंथेनॉइड संकुचन में किस में कमी होगा बुआ, तो आयनिक त्रिज्या में कमी होगा। ये बात ध्यान रखना, आयनिक त्रिज्या, ठीक है। आयन में तो जरा पर प्लस माइनस रहता है, Mn3+ होता है। चाहे परमाणु के त्रिज्या में, परमाणु जैसे रहेगा ना तो इसका आकार छोटा हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो बुआ, कुछ दिया गया है एकदम महत्वपूर्ण वाला में से है वो, एकदम इसको मोस्ट इंपोर्टेंट पहले कर लो, बाद में इसको पढ़ो। पहले इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करो, और इसके बाद जब हो जाए ना ओकर बाद इसको पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है ना, कौन सा द्वितीयक सेल, जल्दी से पढ़ो तो कौन कौन है। चलिए जल्दी से पढ़िए कौन कौन सा इसमें सेल आपको दिया गया, ऑप्शन दिया गया है। द्वितीयक सेल कौन सा है, जल्दी से इसमें आप बताइए कौन आपका द्वितीयक सेल रहेगा। एकदम इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन में से है ना। चलिए आप पढ़ लिए हैं।
चलो तो ऑप्शन में दिया गया है लांचे सेल है ना, लांचे है, लेड स्टोरेज बैटरी है, सांता सेल है, इनमें से कौन है? जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। द्वितीयक सेल कौन सा रहेगा? लांचे सेल हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा, है ना, सांद्रता है ना, सांद्रन सेल है, सांद्रन, और इनमें से कौन है? जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर हुआ आपका बी। इसका जिसका जिसका बी आ रहा है सभी लोग सही हो। लेड स्टोरेज बैटरी मतलब बैटरी रहेगा, लेकिन एक में लेड लेड रखा रहेगा, पीवी रखा रहेगा, है ना, लेड रहेगा। तो लेड को ये स्टोरेज किए हुए, लेड स्टोरेज बैटरी कौन सा रहेगा? लेड स्टोरेज बैटरी। आपका आंसर आ जाएगा बी, लेड स्टोरेज। ध्यान रखिएगा द्वितीयक सेल में कौन होता है वो आता है लेड स्टोरेज बैटरी होता है जी, है ना, लेड स्टोरेज बैटरी रहेगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आपका कौन सा आ गया? बी, लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा, बी आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो। सेल स्थिरांक का, है ना, इकाई होता है, सेल स्थिरांक का यूनिट होता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल स्थिरांक का यूनिट होता है ना, प्रति ओम होता है, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होता है, प्रति, है ना, आपको दिया प्रति सेंटीमीटर होता है, ओम सेंटीमीटर होता है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। लेड, है ना, सेल स्थिरांक का यूनिट क्या होता है, इकाई आपको बताना है। सेल जो स्थिरांक होता है, सेल स्थिरांक का इकाई क्या रहेगा, यूनिट क्या रहेगा, मात्रक क्या रहेगा? सेल स्थिरांक की मात्रक इकाई बताना है ना। प्रति ओम होगा, प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होगा, प्रति सेंटीमीटर होगा, और ओम सेंटीमीटर होगा। क्या होना चाहिए? चलिए आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है। जिसका इसका सी आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो। इंपॉर्टेंट वाला में से है प्रति सेंटीमीटर होता है। सेल स्थिरांक की इकाई आपका रहेगा कुछ वो प्रति सेंटीमीटर, आप इसको ध्यान रखो, है ना, यूनिट होता है प्रति सेंटीमीटर। सेल स्थिरांक की इकाई जो होता है वो इकाई क्या रहेगा, प्रति सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक चालकता है, सबसे अधिक चालक कौन है, सबसे अधिक चालकता किसका है जो बताना है। चलिए जल्दी से बताइए तो सर्वाधिक चालकता किसका है? सिलिकॉन का है, लोहार का है, लोहार मतलब वहाँ लोहा की बात कर रहा है, लोहा की है, गलत यहाँ थोड़ा सा लिखा गया है लोहा। इसके बाद यहाँ पर कहा गया होगा कि चांदी का होना चाहिए, सिल्वर का, सबसे अधिक चालक सिल्वर होगा, और टेफ्लॉन होगा। जल्दी से बताइए तो सबसे अधिक चालक कौन होता है, सबसे अच्छा चालक कौन होता है, सर्वाधिक चालकता किसका होता है ये आपको बताना है। सिलिकॉन है, लोहा है, यहाँ लोहा काट के यहाँ पर लोहा लिख लेना, यहाँ पर इसको काट के ऐसे करके आप लोहा लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो बुआ, इसके बाद चांदी का है, टेफ्लॉन। जिसका इसका सी आ रहा है सभी लोग सही हो, बिल्कुल सिल्वर रहेगा बुआ। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, एकदम इसको ध्यान रखो। चांदी सबसे अच्छा चालक में से, है ना, सबसे अच्छा वाला चालक में से कौन है बुआ? चांदी है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ो तो। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। जब सेल प्रतिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है ना, साम्यावस्था पर, इक्विलिब्रियम पर आ जाता है, साम्यावस्था, तो उस समय सेल का ईएमएफ होता है, ई सेल का मान बताना है। उस समय ई सेल का वैल्यू कितना होगा ये आपको बताना है। सेल का ईएमएफ आपको बताना है कि कितना होगा। जब कोई सेल साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है, साम्यावस्था पर चला जाता है, तो उस समय सेल का ईएमएफ, है ना, सेल का विभव कितना होता है ये आपको बताना है। 0 होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, और निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं कि क्या होगा ये कोई पता नहीं है, कभी धनात्मक, ऋणात्मक, 0 कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो आपको ये बताना है कि सेल जब साम्यावस्था पर चला जाए तो उस समय ईएमएफ मतलब ई सेल का वैल्यू कितना होना चाहिए। जल्दी से बताइए क्या रहेगा। ये पढ़ाया गया चीज़ है, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है बुआ। जल्दी से आपको इसका आंसर कमेंट करना है कि क्या होना चाहिए। जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या रहेगा, है ना। जब कोई सेल जो बुआ साम्यावस्था को प्राप्त कर लेता है, साम्यावस्था को, तो क्या उसका ईएमएफ कितना रहेगा। बिल्कुल जिसका भी आंसर ए आ रहा है, 0 आ रहा है, सभी लोग सही हो। जिसका आंसर आपका 0 हो जाएगा बुआ, इसका आंसर क्या रहेगा आपका 0। ध्यान रखिएगा इसका आंसर आपका 0 रहेगा। साम्यावस्था पर 0 रहेगा, साम्यावस्था पर क्या रहेगा बुआ 0। ध्यान रहेगा साम्यावस्था पर 0 रहेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो वो अगला में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। अगला में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन फोटोग्राफिक फिल्म व प्लेट का एक आवश्यक घटक होता है। फोटोग्राफिक फिल्म में जो है ना किसका प्रयोग करते हैं, कौन एक आवश्यक घटक है, यहाँ पर ये बताना है। और ये जो है बुआ आपको तो बचपने से पढ़ावल गया होगा ये क्वेश्चन, और ये हर एक क्लास के लिए आपको, है ना, इम्पोर्टेंट है। तो इसको सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला में से लिख लेना है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है इस, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला से लिख लीजिए।
कि फोटोग्राफिक फिल्म में सबसे आवश्यक घटक कौन सा होता है ना, सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और ऑलिक अम्ल होता है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से इसको लिखो पहले कि फोटोग्राफी फिल्म व प्लेट का एक आवश्यक घटक कौन है, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, इसके बाद आपको कहा गया सोडियम क्लोराइड है और ऑलिक अम्ल होता है। जल्दी से बताइए आंसर। चलो वो जल्दी से करके इसका आंसर बताइए, अब क्या रहेगा आंसर बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, सिल्वर ब्रोमाइड। आप लोग का है ना कहीं पोस्ट वोस्ट कुछ करते हैं तो उसमें क्वेश्चन आपको दिए भी हैं, पोस्ट जो होता है ना कम्युनिटी पोस्ट करके, उसमें भी क्वेश्चन आपको दिए हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड मतलब वो कुछ AG है ना, AgBr, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड आपका रहेगा आंसर, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। क्लियर हो गया है, सिल्वर ब्रोमाइड आपका रहेगा आंसर, वो AgBr रहेगा। क्लियर हो गया है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया आपको। चलिए आपको यहाँ देखिए, हाँ यहाँ ग्रीन विट्रियोल दिया गया है बुआ, हरा थोथा के बारे में पिछला वीडियो में भी बताए थे कि जितना भी विट्रियोल होता है वो 3 प्रकार के होता है, एगो हरा होता है, एगो ब्लू होता है, वो उजला होता है, वाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हरा थोथा कौन सा है, ग्रीन विट्रियोल कौन सा रहेगा। जल्दी से बताओ, ग्रीन विट्रियोल है ना, FeSO4 7H2 है, CuSO4 5H2O है, इसका CaSO4 और 2H2O है। तो जल्दी से, हालांकि 3 ही वो तो होता है, एक आयरन का होता है, एक कॉपर का होता है बउआ, और एक जिंक का होता है ना। तो आपको आयरन वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, हरा विट्रियोल आपका होता है ना, ग्रीन विट्रियोल आपका होता है, कॉपर वाला को ब्लू बोलते हैं, जिंक वाला को व्हाइट बोलते हैं। तो यही तो 3 गो है आपके। देखिए स्क्रीन पर बउआ, यहाँ देख लो स्क्रीन पर आपके ये तीनों विट्रियोलवा का सूत्र आ रहा है, अब से इसको ध्यान रखो, तीनों विट्रियोल का सूत्र आ रहा है आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए। हरा जो विट्रियोल होता है बउआ, हरा वाला विट्रियोल का आपको ध्यान रखना, FeSO4 7H2O रहेगा, ठीक है। ब्लू वाला का CuSO4 5H2O रहेगा, और जिंक वाला, जो जिंक वाला आपको दिया गया है वो जिंक वाला क्या रहता है, तो व्हाइट वाला आपका होता है, व्हाइट विट्रियोल है ना, उजला रहता है, सफ़ेद रहता है, ध्यान रहेगा। तो यहाँ आपको इसको आपसे ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जहाँ भी आप मोबाइल में रख रहिएगा है ना, मोबाइल निकालिए और फिर स्क्रीन पर लगा लेना फोटो के रूप में, 2-3 दिन अपने याद, एक दिन हो जाएगा नहीं। तो चलो यहाँ देख लो बउआ क्या दिया गया है ना, हरा वाला में से पूछा था, हरा वाला में कौन है, तो हरा वाला में FeSO4 और 7H2O होगा। तो आपका आंसर इसमें कौन आ जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। चलिए संक्रमण तत्व हम लोग किसको कहते हैं, जल्दी से आपको बताना, संक्रमण तत्व कौन सा है, कौन वाला ग्रुप है जिसमें तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, P ब्लॉक वाला को कहते हैं है ना, S वाला को कहते हैं, D वाला को कहते हैं, वाला को कहते हैं। तो संक्रमण किसको कहते हैं जी बताइए, जल्दी से बताइए, संक्रमण तत्व किसको कहते हैं, संक्रमण तत्व किसको कहा जाता है, डी ब्लॉक को। बिल्कुल सही है, जिसका इसका डी ब्लॉक आ रहा है वो सभी लोग सही होता है, डी ब्लॉक वाला को कहते हैं, इसका आंसर आपका C आ जाएगा है ना। डी ब्लॉक वाले तत्वों को संक्रमण तत्व, F ब्लॉक वाले तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व, ये भी लिख लेना आप कि F वाला को क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व याद रहेगा, अंतः संक्रमण तत्व, F वाला को अंतः संक्रमण तत्व और डी वाला को संक्रमण तत्व, यहाँ लिखा गया संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लिखा गया यहाँ पर, आप क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए बुआ, क्या दिया गया, किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड विभव में जो एक ऑक्सीकरण विभव एक अपकरण विभव है, तो इलेक्ट्रोड विभव जो आपका होता है किस पर निर्भर करता है। चलिए किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पर। 4 को आपको ऑप्शन दिया गया, आप आराम से पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए, धातु की प्रकृति पर, सेल में धातु के है ना आयन की सांद्रता पर, तापक्रम पर निर्भर करता है और उपयुक्त सभी पर, सब पर निर्भर करेगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा। किसी सेल है ना, किसी अर्ध सेल का, अर्ध सेल मतलब एनोड या कैथोड जो है, किसी अर्ध सेल का, आधा ही सेल है ना, तो आधा सेल में तो एनोड और कैथोड ही होता है। तो अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है वो आपको बताना है। धातु की प्रकृति पर करता है, सेल में धातु के आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, तापक्रम पर निर्भर करता है, उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या रहेगा, आंसर कमेंट करो बउआ, आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए क्या रहेगा।
धातु की प्रकृति पर जिसका इसका आ रहा है सभी लोग सही हो। ये आंसर इसका आ जाएगा वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिस तरह के धातु रहेगा ना उसी पर निर्भर करेगा। धातु की प्रकृति पर आपका आंसर आ जाएगा, धातु की प्रकृति पर। क्लियर है, धातु की बउआ प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ भी देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है। पढ़िए क्या दिया है, यह है एनोड और कैथोड, मतलब क्या है जो आपको बताना है। वेस्टर्न सेल है, डेनियल सेल है, किलोमेल सेल है और मानक सेल है। जल्दी से बताइए क्या है, कौन सा सेल। कौन से इसमें सेल ही पता नहीं चल रहा, कैसे बता दें। सेल समझाते हैं कैसे, यहाँ देख लो। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो दो गो वर्टिकल लाइन दिया हुआ है आपको बीच में, यहाँ समझिए पहले क्वेश्चन। यहाँ देख रहे हो बीच में दो गो वर्टिकल लाइन आपको दिया गया, हम ऐसे आपको समझा देते हैं। यहाँ आप समझिए, जब क्वेश्चन देखिएगा तो क्लियर होगा। क्वेश्चन आप आराम से देखो, बीच में देखो तो कुछ अब तुमको पता चल रहा है। ये वाला बीच में देखो, ए जो हम यहाँ पर इसको डार्क कर रहे हैं उसको देख लो, ये वाला चीज़ समझो, ये वाला चीज़ यहाँ देखो, सॉरी ये वाला चीज़ आपको देखो, डबल वर्टिकल लाइन तुमको दिख रहा है। हाँ, तो ये जो डबल वर्टिकल लाइन यहाँ आपको दिखा है बउआ, उसको आप ध्यान से समझो। डबल जो वर्टिकल लाइन होता है ना, दो गो जो लाइन आप खींचा हुआ है, बीच में जब भी कभी आपको ऐसे बीच में दिखे तो ये आपका होता है लवन सेतुआ। लवन सेतुआ के इधर आपका एनोड लिखा जाता है, एनोड है ना, एनोड होता है। और इस तरफ होता है कैथोड, तो इधर एनोड है इधर कैथोड है। यहाँ देख लो, ये जिंक वाला एनोड है और यहाँ कॉपर वाला इधर कैथोड आपको दिया गया है। सही तो है, लिखा भी है कि इधर एनोड है इधर कैथोड है, बीच में डबल लाइन ऐसे रहेगा। तो एक बात आप ध्यान रखिए, जो डबल वर्टिकल लाइन आपको दिया गया है, डबल वर्टिकल लाइन जो आपको दिया गया है बुआ, उस डबल वर्टिकल लाइन में आपको ये ध्यान रखना है, डबल वर्टिकल लाइन जो यहाँ पर, हाँ यहाँ देख लीजिए, तो ये डबल वर्टिकल लाइन जो होता है वो आपका लवन सेतु होता है। इधर एनोड है इधर कैथोड है। तो एक बार बताइए, ऐसा कहाँ पढ़े हैं कि इधर एनोड होता है इधर कैथोड होता है, बीच में लवन सेतु होता है? ऐसा पढ़े हैं, कौन सा सेल में पढ़े हैं, है ना। तो आपका क्या होता है उसमें, तो डेनियल सेल होता है, वोल्टेइक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, वैद्युत रासायनिक सेल होता है। तो उसमें एक और नाम क्या है बुआ, तो डेनियल सेल हो रहा कहते हैं। तो जिसका बी आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो, ये डेनियल सेल आपका होता है बुआ। क्या रहेगा, कई वो इसका नाम है, लिख लीजिए, इसका नंबर जरा लिख लो। तो इस तरह के सेलवा को कुछ बोलते हैं, एक लिखो पहला में, सेल के नाम लिखो, जल्दी से लिखो, डेनियल सेल। डेनियल सेल पहला में सब लोग लिखिएगा, डेनियल सेल लिख लिया, डेनियल सेल। दूसरा लिखिए वोल्टेइक सेल, जल्दी से लिखते जाओ, वोल्टेइक, वोल्टेइक सेल पहला में लिख लिया डेनियल सेल, दूसरा में लिख लो वोल्टेइक सेल, वोल्टेइक सेल हो गया। डेनियल सेल के बाद लिखा वोल्टेइक सेल। चलिए वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल। अगला लिख लीजिए गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। इतना सारा नाम इसका है वो, गैल्वेनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल के बाद लिख लो गैल्वेनिक सेल। डेनियल सेल है, वोल्टेइक सेल है, वैद्युत रासायनिक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल है। तो इस तरह से इसका नाम होता है, नाम टोटल आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए अगर ये आपका हो गया है तो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो यहाँ पर ये दिया गया सेल कौन सा है बुआ, तो दिया गया आपका सेल जो है डेनियल सेल होता है। डेनियल सेल है, वोल्टेइक सेल है ना, गैल्वेनिक सेल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक आपको बताए थे वैद्युत रासायनिक सेल है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है इसका। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे अधिक अस्थायी। चलिए जल्दी से बताइए, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है वो, इसको ऐसे ही चुटकी बनाते, चुटकी बजाते हुए इसको है ना बना दोगे। क्या है बताइए, तो इसमें सबसे अधिक अस्थायित्व किस में है, सबसे अधिक सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन है जो आपको बताना है। चलिए NH3 है, PH3, ASH3 है, SBH3 है। जल्दी से, नाना पापा आंटी सब बीमार वाला ग्रुप आ दिया, 15वां ग्रुप का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के लिख दिया। NH3 है, PH3 है, ASH3, SBH3 है। तो सबसे अधिक अस्थायी कौन रहेगा बताइए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए सबसे अधिक अस्थायी कौन आपका है, NH3। ये बिल्कुल जिसका NH3 आ रहा है सभी लोग सही है। क्यों सर, काहे कि नाइट्रोजन का आकार छोटा, तो इसके बीच बनने वाला तीनों बंधन कौन सी रहेगा, मजबूत, तो मजबूत अस्थायी। और यहाँ जैसे जैसे नीचे क्यों जाएंगे तो आकार सबके बढ़ते चल जाता है। तो आप ये बताइए ना कि सबसे छोटा आकार किसका है, नाइट्रोजन का। तो यहाँ देखिए, नाना पापा आंटी सब
बीमार। तो इस सब का तो आकार बड़ा होता है, नाइट्रोजन का आकार छोटा है। तो ये जो बंधन बनावेगा, मजबूत बंधन बनावेगा, छोटा ना है तो मजबूत बंधन बनावेगा, तो सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा NH3। आंसर क्या रहेगा बउआ? NH3। चलो अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए, यहाँ लिखा गया है अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए, क्या लिखा है वो पढ़िए। हाँ चलिए पढ़िए। अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक, ताप गुणांक की बात क्या गुणांक है यहाँ पर वास्तव में, ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। ताप गुणांक आप लोग पढ़े होंगे कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के तापमान को 10 डिग्री से बढ़ा देते हैं तो उसका दर जो है चाहे तो दुगुना हो जाता है, चाहे तिगुना होता है, चाहे तो इसके बीच रहता है, उसको हम लोग ताप गुणांक कहते हैं। अगर नहीं जानते तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के तापमान को 10 डिग्री से बढ़ा देवल जाए, है ना, तो 10 डिग्री से बढ़ाते हैं तो उसका जो दर होता है रासायनिक अभिक्रिया का, चाहे तो दुगुना हो जाता है, चाहे तो तिगुना, चाहे तो इसके बीच होता है, उसको हम लोग ताप गुणांक बोलते हैं। तो जल्दी से बताइए कि इसमें क्या रहेगा बुआ, जल्दी से बताओ। ताप गुणांक यहाँ पर लिखा गया है, तो आप ये बताइए कि अधिकांश है ना प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। 1 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच, 1 और 4 के बीच, 2 और 4 के बीच। जल्दी से बताइए क्या होगा। अभी आपको बोल रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया के तापमान को 10 डिग्री से बढ़ावेंगे तो ताप चाहे तो दुगुना हो जाएगा, चाहे तिगुना, चाहे तो इसके बीच रहेगा। यही आपका है, मतलब कौन सा, 2 और 3, या तो इसके बीच रहेगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। आंसर बताओ बुआ, बी। जिसका इसका बी था सभी लोग सही हो, जिसका भी आंसर बी आ रहा है सभी लोग सही है बउआ, है ना। ताप गुणांक जो होता है उसका मान हमेशा 2 और 3 के बीच होता है, चाहे तो 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, चाहे तो उसके बीच में रहेगा, है ना। 2.5 रहेगा, 2.6 रहेगा, ऐसा। तो 2 रहेगा, चाहे 3 रहेगा, चाहे तो इसके बीच रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपको दिया गया। हाँ यहाँ देखिए, कहा गया कि जल, यहाँ जल में, जल की बात क्या है कि जल में ये वाला रिएक्शन करवाए हैं और सूर्य में अभिक्रिया की कोटि, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करवाना है। तो सूर्य के प्रकाश में जो भी रिएक्शन होता है वो इतना स्लो होता है कि आप सोच नहीं सकते, बड़ी धीरे धीरे होता है ना। बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होता है सूर्य के प्रकाश वाला में। तो इसमें सनलाइट में अगर इसको रिएक्शन करवाता है तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जल्दी नहीं बन पाएगा और इसकी कोटि आपका 0 रहेगा, कोटि 0 रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला में से लिख लो, है ना। आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से रहेगा बुआ। 4-5 अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनिएगा ना, हालांकि सारा इंपॉर्टेंट आज बताए हैं, पहले ही बोल दिए थे कि इससे 10 क्वेश्चन निश्चित आपका रहेगा, 10 से 12 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इतना इंपॉर्टेंट ही आपके लिए वीडियो है। तो जल में जो यहाँ पर बुआ अभिक्रिया करवाएंगे इसको, और भी सूर्य के प्रकाश में, तो वहाँ अभिक्रिया ना के बराबर होता है, ज़्यादा कुछ बन नहीं पाता, उसकी कोटि 0 रहता है। तो आपको कोटि 0 करना है, ठीक है। कोटि इसका 0 एकदम, इसको ध्यान रखो, शून्य कोटि का अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेडीएनएस का रंग, है ना, जिंक सल्फाइड, याद है आप लोग को। जिंक सल्फाइड का रंग बताइए। जिंक सल्फाइड का रंग बता सकते हैं। जिंक सल्फाइड आप सुने होंगे, है ना। रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट बा, जेकरा में अल्फा कण से आघात करवाए थे, इसे जेडीएनएस का स्क्रीन पर्दा लगा दिए थे। तो ये जेडीएनएस का कलर पूछा गया आपसे कि बताइए जेडीएनएस का रंग कैसा रहेगा। श्वेत रहेगा, काला रहेगा, भूरा रहेगा, लाल रहेगा। जल्दी से बताओ कैसा रहेगा बुआ, जेडीएनएस का रंग कैसा रहेगा। जेडीएनएस का रंग कैसा रहेगा, जल्दी से बताइए। रंग, कलर बताना है जेडीएनएस का। जेडीएनएस का कलर बताइए कैसा रहेगा। बिल्कुल, जिसका श्वेत आ रहा है सभी लोग सही हो बुआ। श्वेत, श्वेत मतलब उजला, वाइट रहेगा ना, वाइट होता है, श्वेत रहता है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा बुआ, तो इसमें आंसर आपका ए हो जाएगा। जेडीएनएस का रंग होता है श्वेत, ठीक है। चलिए, मतलब रंगहीन होता है। अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन, सोना धातु दिया गया Au का ऑक्सीकरण संख्या है। सोना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट में से, इसको लिख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या पूछता है, +1 है, 0 है, -1, इनमें से कोई नहीं। धातु है तो कभी माइनस होगा नहीं, धातु का ऑक्सीकरण संख्या कभी माइनस नहीं होता है, ध्यान रखना। धातु का ऑक्सीकरण संख्या माइनस नहीं होता है। और अगर अकेले होता, सोना अगर अकेले रहेगा तब जाके 0 होता है, ऐसा कुछ बोला नहीं है कि अकेले है। तो आपको ध्यान रखना है बउआ कि माइनस होगा नहीं क्योंकि धातु है, 0 होगा नहीं क्योंकि अकेले नहीं रहता है। तो अगर अकेले नहीं है तो किसी के अगर साथे जाएगा ना तो निश्चित ही +1 हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, तो इसका +1। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, +1। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना रहेगा बउआ, तो +1 रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा सबको। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है।
सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। क्लियर है, सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1। नीला कशिश, नीला कशिश मतलब वही वाला जो अभी आपको समझा रहे थे पीछे, है ना, नीला थोथा जो बताए थे ना, वही नीला कशिश का आपको सूत्र चाहिए। अब पीछे आया भी है तो बताइए, कॉपर, कॉपर वाला को आपको बताए थे कि नीला होता है कॉपर, तो CuSO4 और 5H2 याद है। चलिए CO है ना, CuSO4 5H2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको बतावे की जरूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे बुआ, और आपका आंसर बी आ जाएगा, नीला वाला है। अगर यही कहता आपको हरा वाला था, आयरन वाला हो जाता, है ना, FeSO4 और 7H2 हो जाता। अगर यही कहता कि नहीं व्हाइट वाला चाहिए तो जिंक था आपका, है ना। और उसका देखिए आप फोटो यहाँ पर आपको लगा दिए हैं, तीनों का सूत्र आप ध्यान रखिएगा। वहाँ भी आपको लगाए थे फोटो, यहाँ भी फोटो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो इस फोटोवा को पहले आप आराम से देख लीजिए। कशिश मतलब वही विट्रियोल ही है, विट्रियोल ही है, थोथा जिसको हम लोग बोल रहे थे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़ के देखिए क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका स्क्रीन पर है, चलिए जल्दी से पढ़िए इसको और आंसर दीजिए। अमलगम, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम क्या आपको बताएं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारा क्वेश्चन पूछा गया आपको बता रहे हैं बउआ, जो बार बार रिपीट करता है। आप इसको आराम से बना लीजिए, आपको निश्चित करते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन आ जाएगा इससे। ठीक है, एक ही वीडियो से 10-15 क्वेश्चन अगर आपको मिल जा रहा है तो और क्या चाहिए आपको बताइए, है ना। चलिए जल्दी से बताइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए बउआ, सब लोग लाइक कर देगा। शेयर कीजिए इसको दोस्तों के साथ, जो भी सब 12th में पढ़ने वाला सबको फायदा इससे हो जाएगा, है ना। और जितना भी आप लोग के मोबाइल में ग्रुप में बड़ी जुड़े रहते हो सगरो शेयर कर देगा, फेसबुक व्हाट्सएप सगरो शेयर कर देगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्वेश्चन कहा गया है कि अमलगम का आवश्यक अवयव क्या, अमलगम क्या होता है पहले आप समझ लीजिए। अमलगम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए एक जानकारी। अमलगम होता है मिश्र धातु बुआ, कुछ होता है मिश्र धातु, मतलब धातु तो आपस में मिला देते हैं ना, एक धातु 2 गो 3 गो 4 गो ऐसे मिला दिए तो सबको मिला देंगे तो यह बन गया आपका मिश्र धातु। तो मिश्र धातु को ही हम लोग बोलते हैं अमलगम। बस बशर्ते कि जो धातु आप मिलाए हैं, यानी कॉपर है तो कुछ है तो कुछ ऐसे कुछ रहेगा, लेकिन अगर एक आध गो अगर पारा इसमें मिला दिया है ना तो पूरा हम लोग अमलगम कहेंगे, ध्यान रहेगा। अमलगम क्या होता है बुआ, तो अमलगम मिश्र धातु होता है। अमलगम क्या होता है आपका मिश्र धातु। यहाँ एक मिश्र धातु, इसमें धातु ले लिए हैं, एक धातु है, एक और धातु है, एक और धातु है, एक और सबको मिला दिए तो मिश्र धातु हो गया। लेकिन ये 4 गो जो लिए हो उसमें से कोई एक गो अगर आपका गलती से HG ले लिए हैं, आप कोई एक आध गो HG ले लिए हो, पारा ले लिए हो ना, तो ओकरा स्पेशल नाम, मिश्र धातुआ का स्पेशल नाम हम लोग अमलगम देते हैं। तो अमलगम का आवश्यक अवयव कौन कौन हो गया, तो HG हो गया, पारा आपका रहेगा। तो कौन सा आपका आंसर हुआ बताइए, HG। अगर आप है ना अमलगम के बारे में लिखना चाहते हो ना तो लिख लो, थोड़ा सा लिखिए तो, अमलगम लिख के 10 दो और लिख लीजिए, वो वैसा मिश्र धातु, अमलगम को लिख लो, वो वैसा मिश्र धातु जिसका एक अवयव, वो वैसा मिश्र धातु जिसका एक अवयव पारा हो, एक अवयव पारा, पारा के ब्रैकेट में HG कर देना, जिसका एक अवयव पारा हो मतलब एक उसमें पारा रहे, उसे अमलगम कहते हैं। वो वैसा मिश्र धातु जिसका एक अवयव पारा हो उसे अमलगम कहते हैं। क्लियर है, हाँ अमलगम कहते हैं। अमलगम में समझ में आ गया कि आवश्यक धातु पारा होता है। एग्जाम्पल जिनको लिखना अपना पैसे लिख लीजिए, लिख लो Zn और Hg, जिंक और Hg है तो आप बोलेंगे जिंक अमलगम, जिंक तो हो गया, Hg आ गया है तो जिंक अमलगम हो गया। एग्जाम्पल में लिख लीजिए ZnHg मतलब जिंक अमलगम, FeHg, यहाँ पर Fe और नीचे Hg लिख लो, आयरन अमलगम हो गया आपका, आयरन है ना अमलगम। तो इस तरह से रहता है। तो चलिए आप अगर आप लोग लिख लिए हैं इसको तो एक बार बताइए कि अमलगम का आवश्यक धातु कौन हुआ बुआ, पारा। ठीक है, चलो चलिए अगर यहाँ तक हो गया है अमलगम तक, तो अमलगम के बाद अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया। हाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थ्योरी आप लोग पढ़े हैं। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े हुए हैं तो आई थिंक आप लोग को इसका थ्योरी पता होना चाहिए। और थ्योरिया है कोई चीज़ जो पहले समझ लीजिए, समझो। ये है कि एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव इतना दिया गया, ऑक्सीकरण विभव जो है 0.76 वोल्ट दिया गया है, ऑक्सीकरण वोल्ट है ना, ऑक्सीकरण आपको दिया विभव। तो अवकरण विभव आपको बताना है कि उसका अवकरण विभव कितना रहेगा। ऑक्सीकरण इतना दिया गया है वोल्ट में, है ना, 0.76 वोल्ट दिया है है ना ऑक्सीकरण विभव। तो अवकरण विभव कितना रहेगा ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑक्सीकरण विभव इतना दिया गया है, पहले आप इसका आंसर बताइए। ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव के बीच कोई संबंध आप लोग जानते होंगे।
आंसर पहले कमेंट करो बुआ क्या रहेगा, है ना। 2 से गुना कर देते हैं या 2 से भाग देते हैं या आप चिन्ह बदल देते हैं या इनमें से कोई नहीं। जिसका इसका सी है बुआ सभी लोग सही हो, सी वाले सभी लोग सही है। जिसका सी है ना सभी लोग सही है। एक बात आप ध्यान रखिए, ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव ये दोनों बुआ कौन कौन, ऑक्सीकरण विभव और अवकरण, यहाँ दिया गया ऑक्सीकरण विभव, यहाँ लिखा गया अवकरण विभव। तो ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव समान होता है, ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव समान होता है किंतु चिन्ह उसका विपरीत होता है, ध्यान रखना है ना। समान तो होगा लेकिन चिन्ह विपरीत। अगर एगो प्लस में तो दूसरा माइनस में, वैल्यू उतना ही रहेगा। 0.76 वोल्ट यहाँ भी है और इसका भी 0.76 वोल्ट होगा, लेकिन चिन्ह यहाँ पर केवल है ना ऋणात्मक हो जाएगा, अपोजिट। अगर ये माइनस में रहता था प्लस में लिखते, ये प्लस में है तो माइनस में, आपका आंसर सी आ जाएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, किसी दिए गए इलेक्ट्रोड के लिए या एक इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण विभव एवं अवकरण विभव का मान समान होता है केवल है ना, किंतु चिन्ह उसका विपरीत होता है। तो इसको लिख लो, अगर कॉपी लेके बैठे हो ना तो लिख लो, लिख लीजिए। तो किसी दिए गए इलेक्ट्रोड के लिए, किसी दिए गए इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण विभव, किसी दिए गए इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण विभव एवं अवकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव एवं अवकरण विभव का मान समान होता है। ऑक्सीकरण विभव एवं अवकरण विभव का मान समान होता है, मान समान होता है किंतु, मान समान होता है किंतु उसका चिन्ह विपरीत होता है, किंतु उसका चिन्ह विपरीत होता है। ऑक्सीकरण विभव एवं अवकरण विभव का मान समान होता है किंतु उसका चिन्ह विपरीत होता है। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा बुआ, तो 0.76 वोल्ट आपका है जो माइनस में आ जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर आ गया है ना, कौन सा, सी इसका आंसर रहेगा, सी। क्लियर है, आपका आंसर कौन सा होगा बउआ, कौन सा होगा, तो सी होगा सर, माइनस में। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया गया है। हाँ यहाँ देखिए इस तरह के क्वेश्चन देखिए अब आना शुरू हो गया है। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है इस टाइप का, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। कहा गया अभिक्रिया लिखे हैं, अभिक्रिया A + B + C इधर प्रोडक्ट है। तो दर यहाँ दिया गया कि इस तरह से डिफाइन किए, क्या लिखा है दर में, यहाँ देख लो। दर में आपको लिखा क्या गया ये पहले समझ लीजिए। दर में आपको ये कहा गया, ए वाला लिखा गया k A⁻1, यहाँ देख लो 1 लिखा है। b का पावर 1/2 लिखा है, देख लीजिए b का पावर कितना है बउआ, 1/2 ऊपरे पावर में, और c के पावर भी 1/2 दिया गया, देख लीजिए c के पावर भी 1/2 दिया गया है। तो कहा गया है बउआ यहाँ कि बताइए इसकी कोटि कितनी होगी, है ना, द्वारा व्यक्त किया गया है। तो इसकी कोटि आपको बताना है कि इसकी कोटि कितनी होनी चाहिए। एक बात पहले ध्यान रखो, अगर बउआ तुमको कोटि निकालने के लिए कहा गया है तो एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखना है, पहले कोटि जब निकालने के लिए कहा जाए हाँ, कोटि अगर निकालने के लिए कहा जाए तो पावर वाला को जोड़ते हैं। बताओ a का पावर 1 दिया है ना, तो a के ऊपर ऐसे a का पावर ऊपर देख लीजिए क्या दिया है, a के पावर में 1 दिया है, b के पावर यहाँ 1/2 दिया है पावर में से, c के पावर भी 1/2 है। तो सब पावरवा को खाली जोड़ दो, आपका आंसर आ जाए। तो 1 + 1/2 + 1/2 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़िएगा तो क्या आएगा बताइए। तो इसमें अगर आप एलसीएम लेते हैं, जोड़ते हैं तो 2 एलसीएम कर लेते हैं। तो 2 एलसीएम, तो यहाँ आ गया 2 प्लस यहाँ आ गया 1, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ भी 2 से 2 कट के 1 बचेगा। तो एक बात बताइए, 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ 4 गो, तो 4/2 आ गया था। 4/2 मतलब कितना, के बार में 2 बार में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया है जिसमें 2 आया है। आप इसको ध्यान रखो ना कि जब भी कभी कोटि निकालने के लिए कहा जाता है तो ऊपर का पावर आपको जोड़ना पड़ेगा। पावर जैसे ही जोड़िएगा आपका कोटि निकल जाएगा, पावर जोड़ देना है, कोटि आपका निकलेगा। तो एक बात बताओ ना बउआ, पावर अगर यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, तो जोड़ने के बाद 2 ना आ रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर है ना, कोटि कितना हो जाएगा 2। ऐसा क्वेश्चन कहीं मिले सीधे जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसा भी आगे और क्वेश्चन मिलेगा। ये जो क्वेश्चन दिया गया है बउआ, इसको बना लो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाद में कुछ करना, आप इसको पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट में से कर लो। एकदम ही पूछने वाला क्वेश्चन है, ना की बात नहीं है, पूछेगा। वेग स्थिरांक जो होता है ना बउआ, दर नियतांक वेग स्थिरांक, इसका इकाई पूछता है। वेग स्थिरांक तो आपको पता है, पिछला क्लास में बताया था कि ताप पर निर्भर करता है। इसका आपको पूछता है कौन सी बउआ, तो इसका पूछता है कि इकाई क्या होता है, के का यूनिट क्या रहता है, वेग स्थिरांक का यूनिट क्या रहता है, मात्रा क्या रहेगा।
जल्दी से बताओ तो, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई है? प्रथम कोटि है, यहाँ पर प्रथम कोटि दिया गया है, तो वेग स्थिरांक आपको बताना है, वो भी प्रथम कोटि के लिए, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई बताना है। पढ़िए पहले आराम से, क्वेश्चन बनाइए, इसको बताइए आंसर क्या रहेगा। टाइम इनवर्स रहेगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होगा, लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड है, लीटर प्रति मोल और सेकंड है। जल्दी से बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए, क्या रहेगा बउआ, आंसर कमेंट कहो। चलिए बताइए जल्दी से। अब वीडियो को सब लोग शेयर कर देगा बउआ, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अगर वेग स्थिरांक पूछा जा रहा है तो ये आपका टाइम इनवर्स होता है, प्रति सेकंड होता है, प्रति मिनट होता है, टाइम के पावर -1 रहेगा, ये ध्यान रखना। तो टाइम के स्थान पे क्या दे सकता है, यहाँ पर तो हालांकि दिया है, टाइम ही दिया गया है, लेकिन टाइम के स्थान पे कभी सेकंड, कभी मिनट, कभी घंटा ऐसा दिया रहेगा, दिन दिया रहेगा। तो यहाँ टाइम के पावर -1 आपका आंसर हो जाएगा ए। एकदम इस बात को ध्यान रखो, आपसे आपको ध्यान रहेगा, इतना अच्छा क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, बताइए। और शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो इसको शेयर कर दीजिए पहले, ठीक है। एकदम ये सब सारा क्वेश्चन क्रैश कोर्स वाला क्वेश्चन है बउआ, ये सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जब जिस समय एग्जाम है ना पढ़ना होता है उस समय सब क्वेश्चन बताया जाता है, 2 दिन पहले 3 दिन पहले, इस समय रिपीट कराया जाता है लेकिन से, उस टाइप का सारा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ यहाँ देखिए फिर सेम क्वेश्चन दे दिए हैं और उसी तरह के देखिए यहाँ अभिक्रिया दिया गया है, अभिक्रिया के लिए गति समीकरण आपको दिया गया है। यहाँ देखिए एनो का पावर यहाँ 2 ऊपरे है पावर, Cl2 दिया गया है, ऐसा कहा गया है कि एनो है, एनो के पावर में 2 है, क्लोरीन है Cl2 है, एकर पावर में कुछ नहीं दिया गया है तो 1 है, ऐसा कहा गया है ना। और कहा गया है कि इस प्रतिक्रिया के गति स्थिरांक का मान बढ़ेगा, गति स्थिरांक का मान बढ़ेगा, वो गति स्थिरांक। अभी आपको एक बात कह रहे थे, अगर मान लीजिए कि इसका कोटि पूछता, पहला चीज़ आपको हम ये समझाते हैं, कोटि पूछता, तो कोटि तो यहाँ पावर 2 है, तो 2 प्लस क्लोरीन के पावर 1 है ऊपरे, तो 1 जोड़ देते तो आपका आंसर 3 आ जाता। लेकिन कोटि नहीं कहा, कोटि कहता तो अभी बोलवे किए थे कि पावर को जोड़ दो, कोटि निकल जाएगा। तो यहाँ कोटि आपको नहीं पूछा है बउआ, यहाँ कहा कुछ है सर, ये समझिए, कोटि कहता तो आंसर आपका 3 आता, 2 यहाँ है 1 यहाँ है। कहा है कि जो गति स्थिरांक होता है वेग स्थिरांक के, ये किस पर निर्भर करेगा या ये आपको बताना है। अगर है ना इस प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का मान बढ़ता है, कब बढ़ेगा, ताप बढ़ाने से बढ़ेगा, एनओ के सांद्रता बढ़ाने से बढ़ेगा, Cl के सांद्रता बढ़ाने से बढ़ेगा, और उपर्युक्त सभी कौन रहेगा ये बताना है। तो अभी भी आपको एक बात कह रहे थे कि वेग स्थिरांक का मान केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है, एकदम ध्यान रखो। वेग स्थिरांक के लिए 2-3 बातें हैं, उसको ध्यान रखना। पहला कि अगर किस पे निर्भर करता है, तो केवल ताप पर, ताप बढ़ावेंगे तो बढ़ेगा, ताप बढ़ावेंगे अगर बउआ, ताप अगर बढ़ाते हैं तो इसका मान कुछ होगा, तो ताप बढ़ाने पर इसका मान आपका बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही तो पूछा है कि बताइए, है ना, इसका मान कब बढ़ेगा, तो ताप बढ़ावेंगे तब बढ़ेगा, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया रहता तो इसका जो यूनिट आपको बताए थे, मात्रक बताए थे, टाइम के पावर -1, जो पिछला क्वेश्चन में आपका था, यहाँ देख लीजिए, पिछला क्वेश्चन आपको समझा रहे थे कि टाइम के पावर -1 रहेगा, ये वाला था, है ना। तो चलिए यहाँ तक सबको कंप्लीट हो गया है। बताइए वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो केवल ताप पर। इसको लिख लो आप नीचे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए कि वेग स्थिरांक का मान, गति स्थिरांक का मान ताप पर निर्भर करता है, केवल ताप पर निर्भर करता है। वेग स्थिरांक का मान केवल ताप पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन क्यों, चलो, लेंथेनाइड संकुचन, अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा, नहीं संबंधित है, पूछा गया क्वेश्चन है, लेंथेनाइड संकुचन किससे संबंधित है, केवल परमाणु की त्रिज्या से संबंधित है, परमाणु तथा m के पावर 3+ वाला, +3 वाला से, आयन की त्रिज्या से, है ना, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित। बताइए जल्दी से, उसमें आपको बता भी रहे थे, एक तो परमाणु की त्रिज्या होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परमाणु से भी रिलेटेड है, एम जो ऊपरे 3 गो प्लस आया वो एकरो से संबंधित है। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, बी आंसर रहेगा। क्लियर है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी आपका आंसर रहेगा। परमाणु के त्रिज्या से भी और परमाणु तथा एमएन आयन के त्रिज्या से, दोनों से संबंधित है, दोनों के त्रिज्या से, तो आपका आंसर इसमें बी आ जाएगा। क्लियर है। लेंथेनाइड संकुचन समझा रहे थे ना कि ऐसे रहता है, और संकुचित तो होगा, मतलब अंदर की ओर सिकुड़ते चल जाएगा। क्लियर है। चलिए
तो पीछे एक बताया गया क्वेश्चन है, इसको आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ के चलिए अगला क्वेश्चन में देखो। हाँ यहाँ देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट किया है बउआ। अगर कहा जाए कि कोटि से एक क्वेश्चन बताइए आप जो एग्जाम में पूछता है, तो यही एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है, सेम क्वेश्चन में देता है। ए के पावर 3/2 दिया है, देख लो, जोड़ बी के पावर 1/2 दिया, पीछे तो अभी आया है कि इसकी कोटि बताइए, तो कोटि मतलब पावरवा को यहाँ जोड़ देना है, तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा बताओ, एलसीएम ले लो इसको। तो अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3 है, यहाँ आ जाएगा 1, तो 3 गुआ 1 बउआ 4 गो, 4/2, 2 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो बताइए कोटि पूछा गया इसका, तो इसका कोटि कितना रहेगा बउआ, इसकी कोटि कितना हो गया, 2 रहेगा आपका आंसर, है ना। इसका कोटि कितना रहेगा, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है। इस जो गति समीकरण दिया गया है इसका कोटि पूछा गया था, तो कोटि 2 है। कोटि के लिए आपको बोले हैं कि जो पावर दिया रहेगा, कोटि दिया, उसको जोड़ दीजिए टोटल को, वही आपका कोटि निकाल के देगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन पीछे करवाए हैं तो इसमें समय ज़्यादा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ यहाँ देखिए, कहा गया है आपको कि आर्हेनियस परिकल्पना, है ना, आर्हेनियस जो हाइपोथेसिस है, आर्हेनियस समीकरण है, उसके अनुसार अभिक्रिया के वेग बढ़ता है। आपको ये बताना है कि कोई अभिक्रिया के वेग कब बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर, ताप घटाने पर, दाब बढ़ाने पर, दाब घटाने पर। अभिक्रिया के वेग जो है वो अभिक्रिया के वेग कब बढ़ता है ये आपको बताना है। आर्हेनियस समीकरण के आधार पर, है ना, आर्हेनियस हाइपोथेसिस के आधार पर, परिकल्पना के आधार पर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर कब बढ़ता है, ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, कब बढ़ाइएगा, ताप पर कैसे निर्भर करेगा, तो ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप घटाने पर घटता है, यही तो होता है। पढ़ा होगा कि अभिक्रिया के जो दर होता है वो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो ताप बढ़ावेंगे तो बढ़ेगा, ताप घटावेंगे तो घटेगा। तो कहा है कि अभिक्रिया का वेग बढ़ता है कब, ताप बढ़ाने पर, ये आंसर आ जाएगा, ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। क्लियर है, तो जिसका इसका ये आंसर आ रहा है सभी लोग सही हो, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ कहा गया है कि कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है। स्कैडियम से लेके जो जिंक तक होता है वो एकरा में कौन नहीं है जी आपको बताना है। आयरन है, तो आयरन तो होता है फिकोनी वाला में। बेनेडियम है, बड़ा नवाब था मगर डूब गया। कॉपर है Cu, तो यहाँ कॉपर भी तो आता, बढ़ते कीमत के अनुसार वाला में कॉपर है, बढ़ते कीमत के अनुसार में कोई था, कॉपर है, Ag है और Au है। तो पहला वाला में कौन नहीं रहेगा, तो Ag आपका जो ये है बउआ, Ag जो है पहला वाला में नहीं रहेगा, मतलब सिल्वर जो है आपका आंसर इसमें हो जाएगा Ag। कहा गया कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में से संबंधित कौन नहीं है, तो आपका सिल्वर जो रहेगा प्रथम, है ना, प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है सिल्वर। तो इसको ध्यान रखो, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, एक को छोड़ो मत, एक भी आप छोड़िए इसमें नहीं, एक रहा करो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट। 100 बार पूछल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जल्दी से कर लो। तो पहले एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला में से है K बराबर A E के पावर माइनस E बाई RT, है ना। K बराबर दिया गया है A E के पावर माइनस E और डिवाइड, आर्हेनियस समीकरण एकरा कहते हैं, आपको पता होगा आर्हेनियस समीकरण K बराबर ऐसा दिया गया है ना। आर्हेनियस समीकरण यही होता है। तो आर्हेनियस समीकरण के लिए सत्य है K साम्य स्थिरांक होता है, नहीं K तो साम्य स्थिरांक है नहीं, K आपका दर नियतांक होता है। क्या रहता है, दर नियतांक। ये अधिशोषण गुणांक ऐसा नहीं है, ये आर्हेनियस गुणांक होता है, तो ये भी सही नहीं हुआ। ये संक्रियन ऊर्जा, हाँ बउआ, ये को हम लोग संक्रियन ऊर्जा कहते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये आपका संक्रियन ऊर्जा रहेगा। आर रिडबर्ग नियतांक है, नहीं, आर जो होता है आपका गैस नियतांक होता है, रिडबर्ग नहीं है, गैस नियतांक होता है। तो आपका आंसर कौन हुआ, सी। तो आर्हेनियस समीकरण में ये क्या है बउआ, संक्रियन ऊर्जा होता है, ये आपका संक्रियन ऊर्जा होता है। ध्यान रहेगा, ये दिए गए समीकरण में ये आपका क्या है, संक्रियन ऊर्जा है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। आप पढ़े होंगे इसके बारे में, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है, आप देखते जाइए। और मोस्ट इंपोर्टेंट वाला में से क्वेश्चन था आपका क्या अगला क्वेश्चन में कहा गया, जो पढ़िए, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाइए, को दर्शाता है कौन, अभिक्रिया के वेग जो है, अभी आपको कह रहे थे ना कि ताप बढ़ाइएगा तब वेग बढ़ेगा, ताप बढ़ावेंगे तब वेग बढ़ेगा, ताप घटावेंगे तब वेग घटेगा। तो ये बताइए इसको कौन दर्शाता है, किरचॉफ का समीकरण, है ना, सेल्सियस जो है उसका समीकरण है,